हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड भूगोल और जिसमें अध्ययन करेंगे भौतिक विन्यास यानी फिजिकल सेटिंग्स क्या हैं उत्तराखंड की। इससे पहले फ्रेंड्स उत्तराखंड का एक परिचय यानी उत्तराखंड का जो इंट्रोडक्शन था और उसके बाद भूगर्भिक संरचना, भूकंप एवं ज्वालामुखी प्रक्रियाएँ, इनका हमने अध्ययन किया। आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे भौतिक विन्यास यानी फिजिकल सेटिंग से। यहाँ पे जो ये है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो 2 पार्ट अपलोड किए हैं तो इनको भी हमने एक रीड आउट के तौर पे लिया था और आज हम यहाँ पे करेंगे रीड आउट चैप्टर की। यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे और अगर आप इस तरह के जो है वीडियो चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आप यहाँ पे चाहे यूकेएसएससी का एग्ज़ाम देते हैं या आप यूकेपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखेंगे सबसे पहले भौतिक विन्यास दिया गया है उत्तराखंड का। तो सबसे पहले इसको रीड आउट करते हैं। हिमालय प्रदेश के अन्य भागों को ही उत्तराखंड हिमालय की भौतिक बनावट में धरातलीय विषमताएँ पाई जाती हैं। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत मात्र लगभग 7% भूभाग मैदानी है, शेष लगभग 93% भाग पर्वतीय हैं। मैदानी भूभागों के अंतर्गत दक्षिणवर्ती पाद प्रदेश के समानांतर भाबर एवं उसके दक्षिण का कुछ भाग मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ का समस्त पर्वतीय भूभाग उच्च से उच्चतम पर्वतों तथा उनके बीच बीच में गहरी संकरी घाटियाँ तथा मध्यवर्ती एवं दक्षिणवर्ती क्षेत्रों में पर्वतों के बीच में छोटे छोटे संकरे मैदान तथा चौड़ी घाटियाँ स्थित हैं। मोटे रूप से राज्य का लगभग 33% भाग पाषाणी हिम से ढका हुआ तथा हिमालयों के अंतर्गत होने के कारण उपयोगी नहीं है। हिमालय के अन्य पश्चिमी राज्यों की तरह यहाँ की पर्वत श्रेणियाँ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशावत फैली हैं तथा सामान्यतया दक्षिण की ओर नमन करती हैं। यहाँ की प्रमुख घाटियों में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से महान हिमालय श्रेणी को काटते हुए अपने मार्ग में चौड़ी एवं विस्तृत घाटियाँ बनाती हैं। इस प्रकार से इस राज्य का संपूर्ण पर्वतीय भाग, तदुत्तर पर्वत श्रेणी, विशाल हिमघर और बर्फ़ से आच्छादित पर्वत पर्वण, लटकती घाटियाँ, सोपानी सरिताएँ आदि से युक्त है, जो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ से अगर क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत कितना प्रतिशत भूभाग जो है मैदानी है, तो वो है आपका कितना 7%, और पर्वतीय भाग कितना है 93%। इसमें मैदानी भूभागों के अंतर्गत जो है दक्षिणवर्ती पाद प्रदेश के समानांतर भाबर एवं उसके दक्षिण का कुछ भाग जो है मैदान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है, मोटे रूप से अगर हम राज्य का लगभग 33% भाग देखें तो वो क्या है, पाषाणी। कैसा है, पाषाणी है। 33% भाग पाषाणी यानी पत्थरों का, जो बड़े बड़े पत्थर है, और हिम से ढका हुआ। कैसे, हिम से ढका हुआ तथा हिमालयों के अंतर्गत होने के कारण उपयोगी नहीं है। तो कितना प्रतिशत उपयोगी नहीं है, वो नहीं है 33%। क्यों, पाषाण के कारण, हिम से ढके होने के कारण, और यानी हिमालयों यानी ग्लेशियरों के कारण। आगे देखेंगे, इस क्षेत्र की जो भूगर्भिक संरचना तथा समय समय पर घटित भूगर्भिक हलचलों के कारण यहाँ के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन आ रहे हैं, वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, यानी प्रेजेंट इज द की टू पास्ट। इस कथन की पुष्टि यहाँ की धरातलीय बनावट से की जा सकती है। पर्वतीकरण के पश्चात बाह्य हिमालय शिवालिक की पर्वत श्रृंखलाओं से अप्रदनित पदार्थों का निक्षेपण भाबर क्षेत्र में स्पष्ट दिखता है तथा पुनः महीन अवसादों से दक्षिणवर्ती मैदानों के पटने से बना मैदानी भाग आदि यहाँ के पूर्वकालिक भौगोलिक इतिहास की ओर इंगित करते हैं। भूगर्भिक इतिहास में विभिन्न समस्याओं पर उत्थित पर्वतीय क्षेत्रों की धरातलीय बनावट
सर्वत्र एक समान नहीं है, बल्कि समय के अंतराल में धरातल की बनावट एवं विशेषताओं पर पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। अतः धरातलीय विषमता एवं निर्माण प्रक्रिया के आधार पर समस्त हिमालय राज्य उत्तराखंड को जो है 5 भौतिक विभागों में विभक्त किया जा सकता है। सबसे पहले मैदानी क्षेत्र, तराई भाबर क्षेत्र, वायु हिमालय क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र, लघु हिमालय या हिमाचल क्षेत्र, महान हिमालय या हिमाद्री क्षेत्र। सबसे पहले हम देखेंगे मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ से सबसे पहले किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, धरातलीय विषमता एवं निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उत्तराखंड को कितने विभागों में विभक्त किया गया है। कितने विभागों में? 5 भौतिक विभागों में। मैदानी क्षेत्र, तराई भाबर क्षेत्र, वायु हिमालय शिवालिक क्षेत्र, लघु हिमालय या हिमाचल क्षेत्र और महान हिमालय या हिमाद्री क्षेत्र। अध्ययन करेंगे मैदानी क्षेत्र। तो जो मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र बहुत सीमित है। कैसा है? मैदानी क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत बहुत सीमित है। प्रस्तुत संदर्भ में मैदानी क्षेत्र का आशय उस भाग से है जो गंगा के ऊपरी मैदान से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत केवल हरिद्वार ही एकमात्र जनपद है जिसका लगभग संपूर्ण भाग उत्तरी छोर पर देहरादून तथा उत्तर पूर्वी छोर पर पौड़ी गढ़वाल जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त उधम सिंह नगर जनपद का दक्षिण पश्चिमी भाग जो जसपुर विकासखंड का भाग है भी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस प्रकार उधम सिंह नगर जनपद का लगभग 480 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मैदानी भूभाग के अंतर्गत स्थित है। तो संपूर्ण उत्तराखंड के अंतर्गत केवल उधम सिंह नगर ही एकमात्र ऐसा जनपद है जिसमें उत्तर से दक्षिण तक क्रमशः वायु हिमालय शिवालिक भाबर तराई तथा मैदानी भूभाग स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से ले लेते हैं। सबसे पहले मैदानी क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में क्या है? एक सीमित क्षेत्र है। किसका? मैदानी क्षेत्र का। यानी यहाँ से जो गंगा का, अब मैदानी क्षेत्र कहाँ कहाँ से है कि जो गंगा का ऊपरी मैदान से संबंधित जो भी हैं उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत केवल जो है हरिद्वार एकमात्र जनपद है जिसका लगभग संपूर्ण भाग क्या है? उत्तरी छोर पर देहरादून, उत्तरी छोर पर देहरादून और उत्तर पूर्वी छोर पर पौड़ी गढ़वाल है। जनपद के सीमावर्ती को क्षेत्रों को छोड़कर मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी हमें यहाँ से पता चलता है कि एक मैदानी क्षेत्र यानी एक मैदानी जिला कौन सा है? ये है आपका हरिद्वार। क्या है? हरिद्वार। इसके अतिरिक्त उधम सिंह नगर, दूसरा कौन सा पता चला? उधम सिंह नगर जनपद का दक्षिण पश्चिमी भाग जो जसपुर विकासखंड का भाग है। उधम सिंह नगर जनपद का दक्षिण पश्चिमी भाग जो कि है जसपुर विकासखंड का भाग है भी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में यानी जो ये क्षेत्र है इस प्रकार उधम सिंह नगर जो है, उधम सिंह नगर जनपद का लगभग 480 वर्ग किलोमीटर, क्या 480 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मैदानी भूभाग के अंतर्गत स्थित है। हमने देखा था गढ़वाल में, तो जो हरिद्वार है, हरिद्वार सबसे क्या पाया जा रहा है? मैदानी क्षेत्र। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है? उधम सिंह नगर जनपद का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है जो जसपुर विकासखंड का भाग है वो क्या है? मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और कुल कितना? 480 वर्ग किलोमीटर। तो संपूर्ण जो पूरा जो उत्तराखंड है इसके अंतर्गत केवल क्या है? उधम सिंह नगर एकमात्र ऐसा जनपद है जिसमें उत्तर से दक्षिण तक क्या है? क्रमशः वायु हिमालय, क्या है? वायु हिमालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उधम सिंह नगर एक मात्र ऐसा जनपद है जिसमें उत्तर से दक्षिण तक क्रमशः वायु हिमालय यानी शिवालिक भाबर तराई तथा मैदानी भूभाग स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम तराई भाबर क्षेत्र। तो तराई भाबर क्षेत्र जो है राज्य के, तराई भाबर क्षेत्र राज्य के
दक्षिणवर्ती सीमा पर स्थित पश्चिम से पूर्व तक फैली इस संकरी भूपेटी को तराई भावर क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। दूसरे शब्दों में पर्वतपाद से दक्षिण की ओर विस्तृत ऊपरी गंगा के मैदान को मिलाने वाला भाग तराई भावर क्षेत्र है और इस भूभाग की धरातलीय विशेषता शेष उत्तराखंड भूभाग से बिल्कुल भिन्न है। यद्यपि यह क्षेत्र जो है संपूर्ण उत्तराखंड का लगभग 7% भाग के अंतर्गत फैला है, तथापि धरातलीय विशेषताओं तथा आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से यह पूरे राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिवालिक यानी बाह्य हिमालय के दक्षिणी ढलानों से बहकर पर्वतपाद प्रदेश में निक्षेपित अवसादों से निर्मित यह नवीन भूभाग पूर्व में खटीमा तहसील से लेकर सितारगंज, हल्द्वानी, किच्छा, काशीपुर, कुमाऊं हिमालय का दक्षिणवर्ती भाग से पश्चिम से में कोटद्वार तहसील की दक्षिण सीमा बनाते हुए संपूर्ण हरिद्वार जनपद तक फैला है। धरातलीय विशेषताओं के आधार पर इस क्षेत्र को जो है 2 समानांतर भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन सा? भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। अब इम्पोर्टेंट यहाँ से तराई भावर क्षेत्र जो है उत्तराखंड राज्य के क्या है? दक्षिणवर्ती सीमा पर स्थित पश्चिम से पूर्व तक फैला इस संकरी यानी एक संकरी यानी एक पतली सी भूपेटी है जिसको तराई भावर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है कि वह राज्य की वह सीमा जो दक्षिणवर्ती सीमा पर स्थित पश्चिम से पूर्व तक एक संकरी भूपेटी में फैली हुई है, उसको किस नाम से? तो तराई भावर क्षेत्र के नाम से। दूसरे शब्दों में क्या कहा जा रहा है? पर्वतपाद से दक्षिण की ओर विस्तृत ऊपरी गंगा के मैदान को मिलाने वाली तराई भावर क्षेत्र है और इस भूभाग की जो धरातलीय विशेषता है पूरे उत्तराखंड से बिल्कुल भिन्न है। कैसी है? पूरे उत्तराखंड से भिन्न है। इस जो तराई भावर क्षेत्र है ये उत्तराखंड का लगभग 7% भाग के अंतर्गत फैला हुआ है। कितने प्रतिशत? 7% के अंतर्गत। इसमें जो धरातलीय विशेषताएं हैं इसकी आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से राज्य में जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिवालिक और बाह्य हिमालय के शिवालिक यानी बाह्य हिमालय के दक्षिणी ढलानों से बहकर पर्वतपाद प्रदेश में निक्षेपित अवसादों से निर्मित यह नवीन भूभाग पूर्व में खटीमा तहसील से लेकर सितारगंज, हल्द्वानी, किच्छा, काशीपुर जो कुमाऊं का दक्षिणवर्ती भाग से कुमाऊं हिमालय का दक्षिणवर्ती भाग से पश्चिम में क्या है? कोटद्वार तहसील की दक्षिणी सीमा बनाते हुए संपूर्ण जो हरिद्वार जनपद तक ये क्या है? फैला हुआ है आपका तराई भावर क्षेत्र। और इसी के आधार पे धरातलीय विशेषताओं के आधार पर इसको जो है 2 समांतर भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? भावर क्षेत्र और तराई क्षेत्र। पहले देखेंगे भावर क्षेत्र। तो भावर क्षेत्र शिवालिक पर्वतमाला की सबसे बाह्य श्रेणियों के पर्वतपाद से लगा भूभाग भावर क्षेत्र या भावर पेटी कहलाता है। भावर क्षेत्र शिवालिक पर्वतमाला की सबसे बाह्य श्रेणियों के पर्वतपाद से लगा भूभाग भावर क्षेत्र तथा भावर पेटी कहलाता है और पर्वतपाद से दक्षिण की ओर एक संकरी पेटी में फैला यह भाग उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों से परिवहित हुए विभिन्न आकार प्रकार के प्रस्तर खंडों एवं अन्य अवसादों से ढका हुआ है और साथ ही स्थान स्थान पर पंखा, कगार यानी फैन स्क्रैप तथा सेल मलबा आदि के कारण अनेक मौसमी वेग प्रभावी नदियां धीरे धीरे धरातल के आंतरिक भागों में लुप्त हो जाती हैं। धरातल में प्रायः रंध्र युक्त बजरी तथा विभिन्न आकार के गोलाश्मों की उपस्थिति जिनका जमाव सर्वत्र लगभग 2 मीटर से भी अधिक मोटी परत के रूप में हुआ है के कारण जो है यहाँ पे शुष्कता रहती है तथा वर्षा जल भी छलनी की तरह आंतरिक भागों में चला जाता है। वास्तव में ये जो क्षेत्र है
गंगा के बृहत मैदान की अनेक सरिताओं का मूल क्षेत्र भी है। धरातल की ऊपरी सतह में मात्र पतली एवं छिछली मृदा परत होने तथा उस पर भी बड़ी मात्रा में मृदा कटाव यानी सॉइल इरोजन होने साथ साथ जल अथवा नमी की मात्रा कम होने से यह क्षेत्र जो है कृषि कार्य के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। लेकिन यत्र तत्र जहाँ उपजाऊ मिट्टी एक संकोचित क्षेत्र यानी पॉकेट में उपलब्ध होती है, सिंचाई की सुविधा है, वहाँ कृषि क्षेत्र भी देखे जा सकते हैं। आंतरिक भागों में जल का संचय होने के कारण इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वन पाए जाते हैं और यह क्षेत्र वन संपदा तथा वन्य जीवों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भाबर क्षेत्र की उत्तर दक्षिण चौड़ाई पूर्व में अधिक है। भाबर क्षेत्र की उत्तर दक्षिण चौड़ाई क्या है? पूर्व में अधिक है तथा जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ते हैं क्रमिक रूप से जो चौड़ाई है वो कम होती गई है। पूर्व में उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत स्थित हल्द्वानी तहसील के अतिरिक्त खटीमा, सितारगंज, किच्छा तथा काशीपुर तहसीलों के उत्तरी भागों तक फैले इस भाग की चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर तक है। क्या है? 10 से 20 किलोमीटर तक है। कहाँ? उधम सिंह, पूर्व में उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत हल्द्वानी हो गया, हल्द्वानी तहसील के अतिरिक्त खटीमा, सितारगंज, किच्छा और काशीपुर तहसीलों के जो उत्तरी भागों तक फैले इस भाग का जो चौड़ाई है कितने हैं? 10 से 20 किलोमीटर तक है। रामगंगा तथा गंगा नदी के मध्य कोटद्वार तहसील की दक्षिणी सीमा इसकी चौड़ाई 500 मीटर से 6 किलोमीटर तक है। उत्तर में पर्वत पाद से दक्षिण की ओर इस धरातल की प्रवणता औसतन 1 मीटर प्रति 100 मीटर है। शिवालिक के पाद क्षेत्र में प्रवणता अपेक्षाकृत अधिक है। इसके अतिरिक्त कांप तथा गोलाश्म के मिश्रण से निर्मित विशाल पंखाकार क्षेत्रों एवं नदी के तटवर्ती भागों में भी धरातलीय प्रवणता अधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र में निक्षेपित पदार्थों के ऊपर बहने वाली सरिताएं समय समय पर अपना मार्ग बदलती रहती हैं, जिसके कारण यहाँ धरातलीय विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। लेकिन इस क्षेत्र का दक्षिणी भाग अपेक्षाकृत अधिक समतल एवं मोटी मृदा परत के कारण कृषि कार्य के लिए लाभदायी है। तराई क्षेत्र देखेंगे अब तो भाबर क्षेत्र के दक्षिणी में स्थित महीन कोणों की मिट्टी वाले निम्न मैदान वाला संकरा भूभाग पेटी तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड के दक्षिण पूर्व में स्थित उधम सिंह नगर के दक्षिणी सीमावर्ती भाग यानी खटीमा, सितारगंज, किच्छा तथा काशीपुर तहसीलों के दक्षिणी सीमा वाली पेटी तराई के अंतर्गत आते हैं और इस भाग में तराई क्षेत्र की जो उत्तर दक्षिण चौड़ाई है 10 से 25 किलोमीटर के मध्य है। पश्चिम की ओर हरिद्वार जनपद की उत्तरी सीमावर्ती मेखला भी तराई क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे सम्मिलित है। हिमालय की बाह्य श्रेणी शिवालिक से निकलने वाली सरिताएं तथा नलिकाएं जो भावर में आती ही लुप्त हो जाती हैं, पुनः तराई क्षेत्र में बाहर धरातल में आ जाती हैं। इसलिए तराई क्षेत्र में आंतरिक जल स्तर यानी अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत ऊंचा होता है। यहाँ तक कि स्थान स्थान पर दलदली भूमि दिखाई देती है और इस क्षेत्र में जल अप्लावित यानी वाटर लॉगिंग क्षेत्र की हमेशा प्रधानता रही है। लेकिन वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर भूमि सुधार यानी लैंड रिक्लेमेशन के फलस्वरूप इस प्रकार के क्षेत्र कम हो गए हैं तथा इन क्षेत्रों में आधुनिक उन्नत कृषि पद्धति अपनाई जा रही है। शिवालिक क्षेत्र मुख्यतः हिमालय के दक्षिण सीमा पर उसके समानांतर फैली पर्वत श्रेणी को बाह्य हिमालय या अब आ जाते हैं हम शिवालिक क्षेत्र पे। तो तीसरा हमारा शिवालिक क्षेत्र हो जाएगा। तो मुख्य हिमालय के दक्षिण सीमा पर उसके समानांतर फैली पर्वत श्रेणी को बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय कहा जाता है। मुख्य हिमालय की सीमावर्ती परिधि के अंतर्गत स्थित होने के कारण इसे बाह्य हिमालय अथवा कभी कभी उप हिमालय यानी सब हिमालय की संज्ञा दी जाती है। यह संपूर्ण प्रदेश एक संकरा एवं निम्न पहाड़ियों वाला है, जिनकी ऊंचाई लगभग 750 मीटर से 1250 मीटर के मध्य है। वास्तव में शिवालिक का साहित्यिक नाम शिवा के बालों के गुच्छे यानी ट्रेज ऑफ शिवा से है। प्राचीन भारतीय भूगोलवेताओं ने इस क्षेत्र को
मेनाक पर्वत क्षेत्र नाम दिया है। पर्वतपाद क्षेत्र से प्रारंभ होकर उत्तर में लघु हिमालय यानी लेजर और लोअर हिमालय के मध्य एक संकरे क्षेत्र में फैली ये पर्वत श्रृंखलाएं मुख्य भ्रंशन रेखा यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT द्वारा लघु हिमालय से अलग हुई हैं और शिवालिक श्रृंखलाओं की बनावट की भौतिक विशेषता यह है कि इसके पर्वण दक्षिण की ओर तीव्र एवं खड़े ढाल वाले हैं तथा उत्तरी पर्वण अपेक्षाकृत मंद ढाल वाले हैं और दक्षिणवर्ती पर्वणता पर सूर्य की किरणें तीक्ष्ण एवं अधिक समय तक पड़ने के फलस्वरूप तीव्र कटकों वाले हैं, जिनमें भूसर्पण, मृदा सर्पण आदि के कारण चट्टानें नग्न हो गई हैं, जबकि उत्तरी पर्वणों में मृदा की अपेक्षाकृत मोटी तह के साथ ही नमी की उपलब्धता के कारण वनस्पति आवरण पाया जाता है। हिमालय के पर्वतीकरण के अंतिम काल में निर्मित होने के कारण इस क्षेत्र की जो स्थानाकृतियाँ अपेक्षाकृत युवावस्था की हैं, इसलिए इस क्षेत्र में भ्रंश कगार यानी फोर्ट स्क्रेप, अपनतिक शिखर यानी एंटीक्लाइन क्रस्ट तथा अभिनतिक पहाड़ियाँ यानी सिंक्लाइन हिल्स आदि की प्रचुरता देखी जा सकती है। इन पहाड़ियों के शिखर पर प्रायः कठोर संगुठिका हार्ड कॉन्ग्लोमेरेट के बने हैं तथा निम्न पर्वण कोमल बलुआ पत्थर सॉफ्ट सैंडस्टोन से निर्मित हैं, जिसके कारण यहाँ की चट्टानें शीघ्र टूटकर नीचे सरकती रहती हैं। वास्तव में किसी पर्वत पर्वण पर निर्मित स्थानाकृतियाँ किस प्रकार की होगी वह इस बात पर निर्भर करता है कि चट्टान स्तरों की नमन दिशा एवं मात्रा किस ओर तथा किस मात्रा में है। इस शिवालिक क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं का ढाल दक्षिण की ओर अधिक होने के साथ साथ पर्वताग्र भागों में वर्षण क्रिया अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण इन पर्वतों को वाही जल यानी रन ऑफ तथा सरिताएं व नलिकाएं यानी रिवोर्ट्स तीव्र गति से पार करती हुई निम्न क्षेत्रों यानी भावर क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। अतएव चट्टानी धरातल के साथ ही प्राकृतिक वनस्पति का भी क्षय करती है। अस्त्रीकृत क्षेत्रों के ऊपर प्रभावित होने वाली पर्वतीय सरिताएं बड़ी मात्रा में अवसाद का परिवहन करती हैं। फलस्वरूप स्थान स्थान पर उत्खात भूमि यानी बेडलैंड दृष्टिगोचर होती है। संरचनात्मक तथा अश्मिक लिथोलॉजिकल विशेषताओं के कारण ही इस क्षेत्र की प्रभाव प्रणाली भी विशिष्ट यानी टाइपिकल है। बाह्य हिमालय शिवालिक की पर्वत श्रेणियां लगभग सर्वत्र उत्तर की लघु हिमालय श्रेणियों के साथ साथ समानांतर रूप में फैली हैं। संरचनात्मक दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे से मुख्य भ्रंशन रेखा MBT द्वारा अलग हुए हैं और हिमालय क्षेत्र में उथल पुथल की प्रक्रिया के फलस्वरूप कतिपय स्थानों में लघु हिमालय की जो चट्टानें हैं वो शिवालिक क्रम की चट्टानों के ऊपर आ गई हैं, जिसके कारण शिवालिक क्रम की चट्टानें लघु हिमालय के नीचे धंस गई हैं, अर्थात यहाँ पर प्राचीन चट्टानें नवीन चट्टानों के ऊपर आ गई हैं। इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन किन्हीं स्थानों पर लघु हिमालय और शिवालिक के भूभाग आपस में इतने अधिक मिल गए हैं कि उन्हें पहचाना कठिन हो जाता है। लघु हिमालय तथा शिवालिक को अलग करने वाली मुख्य भ्रंशन रेखा पर अपर्दन के परिणाम स्वरूप संरचनात्मक घाटियाँ यानी स्ट्रक्चर वैलीज का निर्माण हुआ है, जिसके कारण इन दोनों संरचनाओं लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य लगभग 30 से 80 किलोमीटर तक की दूरी देखी जा सकती है। इन संरचनात्मक घाटियों को दून की संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? दून की संज्ञा। उत्तराखंड हिमालय के इस भाग में अनेक संरचनात्मक घाटियां पाई जाती हैं। इनमें से सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैली एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित देहरा की दून घाटी है, इसलिए अन्य दून घाटियों की तुलना में देहरादून सबसे प्रसिद्ध है। देहरा की दून घाटी की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 75 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण औसत चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है। पूर्व एवं पश्चिम में क्रमशः गंगा एवं यमुना नदियों के तटवर्ती क्षेत्र में समुद्र की सतह से लगभग 360 मीटर की ऊंचाई से प्रारंभ होकर उत्तर में मसूरी की पहाड़ियों के पाद तक लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक फैली। इस विस्तृत घाटी के मध्यवर्ती भाग की ऊंचाई लगभग 660 मीटर है। यह विस्तृत दून घाटी मोटे रूप से पूर्व एवं पश्चिम दो उपभागों में विभाजित है।
घाटी के लगभग मध्य में उत्तर दक्षिण दिशावत उच्च भूभाग जिसके ऊपर वर्तमान में राजपुर मुख्य मार्ग गुजरता है, पूर्व एवं पश्चिम दो भागों में विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में राजपुर रोड की उच्च भूमि जल विभाजक का कार्य करती है और पूर्वी भाग गंगा प्रवाह क्षेत्र तथा पश्चिमी भाग यमुना प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत है। लघु हिमालय क्षेत्र के असंगठित अवसाद जिनका निक्षेपण प्लीस्टोसीन युग में इस घाटी के ऊपर हुआ था, वर्तमान में भी सरिताओं तथा नलिकाओं द्वारा अवसादों का निरंतर अपर्दन होता आ रहा है, जिसके कारण संपूर्ण दून घाटी अनेक छोटे बड़े चौरस सीढ़ीनुमा भूभाग में विभाजित हो गई है। दून के पूर्वकालिक भौगोलिक इतिहास से स्पष्ट होता है कि यहाँ पूर्व काल में हिमानी यानी ग्लेशियर तथा अंतर हिमानी यानी इंटर ग्लेशियर के अवशेष पाए जाते हैं। आसन तथा सुसवा नदियाँ मुख्य रूप से लघु हिमालय क्षेत्र से प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में अवसाद लाकर इस घाटी में निक्षेपित करती आ रही हैं। हरिद्वार तथा कोरदार के मध्य लघु हिमालय एवं शिवालिक की पर्वत श्रेणियाँ आपस में इस प्रकार जुड़ी हैं कि उनके मध्य कहीं पर भी दून घाटी सदृश संरचनात्मक घाटी यानी समतल भूभाग नहीं पाई जाती है। कोरदार से पूर्व की ओर कोटरी दून, चौखम दून, पाटली दून आदि दून सदृश घाटियाँ हैं, जिनमें से पाटली दून लगभग 30 किलोमीटर लंबी घाटी है, जहाँ से पलानी तथा सोना नदियाँ प्रभावित होती हैं। कुमाऊं क्षेत्र में कोटा दून मध्य दून घाटी है, जो नैनीताल जनपद में कोटा बाग के नाम से जानी जाती है। संपूर्ण कोटा बाग क्षेत्र कृषि प्रधान है। तो यहाँ पे हमारा जो है फ्रेंड्स, इसके बाद जो अन्य यहाँ पे फैक्ट्स हैं, आज यहाँ से लघु हिमालय हो गया यानी हिमाचल क्षेत्र और महान हिमालय हो गया, इसको हम अन्य पार्ट में लेके आएंगे। आज हमने अध्ययन किया मैदानी क्षेत्र, तराई भाबर क्षेत्र और बाह्य हिमालय शिवालिक क्षेत्र। तो यहाँ पे हम इसको एक बुक को रीड आउट के तौर पर रखेंगे और यहाँ से हम जो है जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसके बाद में हम इसके एमसीक्यूज लगाएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।